वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमले में मारा गया है लश्कर का टॉप कमांडर मुदस्सर कादियान और जैश का टॉप कमांडर अबू, साथ ही साथ मोहम्मद यूसुफ अजहर जो बताया जा रहा है। ये अजहर जो दोनों भाई थे उनका रिश्तेदार ही ये बताया जा रहा है, ये भी मारा गया। तो एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है इंडियन आर्मी के। अबू अक्सा जैश का टॉप कमांडर और लश्कर का मुदस्सर कादियान, साथ ही साथ मोहम्मद यूसुफ अजहर जो रऊफ अजहर और मसूद अजहर का रिश्तेदार है, ये भी मारा गया। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है भारतीय सेना के। तो ये बड़ी सफलता है, ये बहुत बड़ी सफलता है कि यही वो असली जो जिनको कहा जाए वो सपोले हैं, जो पाकिस्तान के बिल में छिपकर हिंदुस्तान पर वार करते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान के वार से त्राहिमाम है, कराह रहे हैं और कई तो नरक चले गए। तो बहुत बड़ी सफलता है भारत की ये। मोहम्मद यूसुफ अजहर, और ये उसी अजहर का रिश्तेदार है जो ये कह रहा था मसूद अजहर कि मैं क्यों नहीं मर गया। मौत ने किसको छोड़ा है, बारी सबकी है, और जो गलत और नापाक इरादे वाले हैं उनकी बारी तो जल्दी आती ही है। तो ज्यादा दूर नहीं है मौत इन आतंकियों से। तो देखिए, लश्कर और जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मुदस्सर कादियान और जैश का टॉप कमांडर अबू अक्सा, कई आतंकी हमलों में इनका हाथ रहा है, कई आतंकी हमले करवा चुके हैं। साथ ही अगर मोहम्मद यूसुफ अजहर की बात करें तो ये उसी अजहर भाइयों का रिश्तेदार है जिनका हाथ था मुंबई हमले में, जिनका हाथ था पहलगाम में, जिनका हाथ था पुलवामा में, जिनका हाथ था संसद अटैक में, जिनका हाथ था IC-814 के हाईजैक में। अपने भाई को छुड़वाने के लिए जो नापाक हरकत की गई थी उसमें इन तमाम बड़े आतंकी हमलों में जो रहे हैं साथी। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को भारत ने किया है उसमें ये आतंकी मारे गए और एक एक करके अभी खुलासे लगातार हो रहे हैं। और ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी क्योंकि पहले रऊफ अजहर मारा जाता है, मसूद अजहर मारा जाता है, और देखिए कई बड़े आतंकी इसमें बिल्कुल। ये हाफिज जमील जो शिवालिका, ये बड़ा टॉप कमांडर था, बड़ा ड्रैडेड माना जाता था। हालांकि ड्रैडेड ये क्या होंगे, ये जो छिपे रहते हैं अपने बिलों में, लेकिन ये बड़ी सफलता है 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर की, और भारतीय सेना के इस समन्वित ऑपरेशन को सलाम है। तो ये बड़ी खबर। लौटेंगे, हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए मेजर जनरल डॉक्टर राजेश छाबा हमारे साथ हैं मेजर आशीष जी जो लखनऊ से बने हैं, कर्नल संजय तोमर हमारे साथ हैं, और विदेश संबंधी मामलों के एक्सपर्ट्स ब्रह्मदीप अलूने सर भी हमारे साथ हैं। मैं अपने तमाम इन जोशीले अधिकारियों को समर्पित करूंगा एक ऐसी कविता जो मुझे बहुत प्रिय है और ज़बरदस्त कविता है। आरंभ है प्रचंड, पीयूष मिश्रा जो हैं अद्भुत, इन्होंने गाया भी, उन्होंने अपने स्वर में है इस कविता को। इसकी कुछ पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा हूं। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो। मन करे तो प्राण दे, जो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, यही है आरंभ है प्रचंड, और इस आरंभ के साथ हम नष्ट करेंगे उस डिजाइन को जो पाकिस्तान की है। तोमर सर, एक क्विक रिएक्शन आपका। बिल्कुल, जो लोग डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब बॉर्डर में आप लोगों को सेटल हो जाना चाहिए, और पुंछ में बैठकर आप अपना रेसिडेंस बनाएं और वहीं बैठकर अपना ऑफिस बनाएं और वहाँ से सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करें। यूसी आप कोई सी भी डॉक्ट्रिन की बात कर लें, या शिवाजी की डॉक्ट्रिन की बात कर लें, महाराणा प्रताप की डॉक्ट्रिन की बात कर लें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और इस ट्रैप में जो कॉमन फैक्टर है वो अटैक ऑन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनके ऊपर आपको अटैक करना ही पड़ेगा, उनको कमज़ोर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारी आर्मी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभी मैंने स्ट्राइक कोर की बात नहीं करी है, पीओके में कैसे लड़ना है उसकी मैंने बात नहीं करी है। तो ये सब चीज़ें हमको समझना है कि कोई सी भी डॉक्ट्रिन आप बात करें, लेकिन
आपको उनके जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं, उनके जो एयरपोर्ट्स हैं, उनके एयर बेसेस हैं, उनके मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं, उनका जो कम्युनिकेशन है उसको जैम करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को डॉक्ट्रिन के बारे में बात करनी चाहिए। उसके बाद भी कोई सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो मैं बोलूँगा भाई आप पुंछ में सेटल हो जाओ, अपना ऑफिस भी पुंछ में ले जाओ और फिर वहाँ बैठकर आप अंग्रेजी करो। मुझे लगता है कि अभी सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात किसी ने नहीं की है और हम वही कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो आशीष जी चाह रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है, वक्त का इंतज़ार है और वो वक्त भी बहुत दूर नहीं है। ये बात पहले भी कही जाती रही है जो आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अब जियोपॉलिटिक्स बदल गई है सर। पाकिस्तान दुनिया में किसी का प्यारा नहीं है। अब वो दौर नहीं है कि 7वां बेड़ा चल निकलेगा 71 में या पैटर्न टैंक्स आ जाएंगे पाकिस्तान के पास। अब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूरी दुनिया का बहुत बदल चुका है। मेजर जनरल सर, एक क्विक कमेंट आपका। देखिए, लड़ाई के बेसिक उसूल अभी भी वही हैं, पर साथ में जो जैसे मैंने पहले भी बताया, नेशनल पावर आज सिर्फ मिलिट्री का नहीं, नेशनल पावर कई डायमेंशंस में फैला हो। डिप्लोमेसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आज की तारीख में सारी साइकोलॉजिकल ये जो मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उनके द्वारा, जो बड़े बड़े बताए जाने कि हमने ये सक्सेस अचीव कर लिया और हमने ये नुकसान पहुंचा दिया, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स फेक वीडियोस, ये सारे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तरीके। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर 30 साल पहले की कोई बात ही नहीं करता था। कोई डिप्लोमेसी एज पार्ट ऑफ नेशनल पावर की कोई बात ही नहीं करता। पर आज ये सारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आज आपकी वर्ल्ड ओपिनियन भी उतनी ही मायने रखती है जितनी आपकी हार्ड पावर। सो अगर हम आइसोलेशन में सिर्फ सोचें कि हम मिलिट्री ही इस्तेमाल करके और हम जीत हासिल करेंगे, ये पुरानी सोच। जब तक हम पूरे नेशन को ये ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच है, जब तक पूरा नेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। हमें इकोनॉमी भी अपनी देखनी है, हमें अपने डिप्लोमेटिक पावर भी देखने हैं, हमें अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी जीतना है। ये सारे एलिमेंट्स को जीतना पड़ेगा। ये हम यहाँ बैठ के हम प्रधानमंत्री जो सोच रहे हैं और हमारे रक्षा मंत्री जो सोच रहे हैं और हमारे सीडीएस जो सोच रहे हैं और हमारे सेना के जो प्रमुख है वो सोच रहे हैं, उनको मेरे हिसाब से तो उनको सोचने देना चाहिए, क्योंकि वो उनका काम। हम यहाँ पे बैठ के हम ये कर सकते हैं कि हम पब्लिक ओपिनियन को हम किस तरीके से इंश्योर करें कि ये हमारे सेना के साथ हो, हमारे गवर्नमेंट के साथ हम एक यूनाइटेड फ्रंट प्रोड्यूस करें। ये हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है आज की तारीख। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है हम सब एक ही जैसा सोच रहे हैं। और आप सबकी बात से मुझे याद आते हैं महाभारत का युद्ध। कृष्ण एक ऐसे डिप्लोमेट। जी बोलिए सर। एक चीज और, आपने जो पोएम थी बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रस्तुत किया था। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको। तो कभी सम्मेलन में जाना चाहिए अगर अभी तक नहीं जाते हैं तो। सर बिल्कुल, युद्ध के बाद, ये युद्ध नहीं सर, ये तो युद्ध उसने कोशिश की है, लेकिन मैं जरूर एक ऐसी वीर रस की कविता जरूर पढ़ने की कोशिश करूंगा। जी, एक और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। एक बड़ी खबर, जिस तरह से हम कह रहे थे कि पाकिस्तान लगातार हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, जम्मू के शंभू मंदिर पर ये हमला हुआ है। ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ड्रोन से हमला किया गया है। ये हमला है लेकिन कोई नुकसान नहीं है इससे और कोई समस्या नहीं है। बात मैं कर रहा था महाभारत की सर। आप सभी सीनियर ऑफिसर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, कि कृष्ण की डिप्लोमेसी मुझे याद आती है कि वो जाते हैं कौरवों के पास और उनका मजाक उड़ाया जाता है उस सभा में कि एक ग्वाला आया है राजदूत बन के। ये हमें समझा रहा है कि युद्ध अच्छा नहीं है किसी के लिए। और यही कृष्ण है कि युद्ध में वो कितने अचूक निर्णय लेते हैं कि वो कर्ण को उस समय कहते हैं वार कर अर्जुन, जब वो अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश करता है और उम्मीद करता है कि युद्ध में उसके साथ न्याय होगा। और वो कृष्ण की तरफ कातर आंखों से देखता है और कहता है रहम करो कृष्ण, तुम तो धर्म के ज्ञाता हो। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं कि क्या तुम धर्म के साथ खड़े हो कर्ण? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तुम कहां थे कर्ण?
क्या तुम्हारे भीतर का पुरुष जागृत नहीं हुआ? तो मुझे लगता है हम वही भारत हैं। लगता क्या है सर, वही है। और हम भी उसी डिप्लोमेसी पे, आशीष जी, मेजर जनरल छाबा सर और संजय जी, हम उसी रणनीति पे हैं। हम बांसुरी बजाते हुए मुस्कुराते हुए मारेंगे सर, जम के मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि मियां पाकिस्तान किसी नक्शे पे थे या नहीं थे। तोमर सर। बिल्कुल, देखिए अभी हम जैसे बात कर रहे थे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में, तो अभी इसका जो मेन फैक्टर होता है वो फियर होता है। तो ये फियर फैक्टर हम तभी कर पाएंगे, या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हम तभी कर पाएंगे जब हम पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है, पाकिस्तान का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का जो पेट्रोल पंप का जो डिपो है, और उनके सारे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर हम ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक करेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर तब फियर फैक्टर आएगा और उनके ऊपर साइकोलॉजिकल जो है वॉरफेयर से वो लोग डर जाएंगे, और बिना अटैक के, बिना कारपेट बॉम्बिंग के उनके ऊपर फियर फैक्टर नहीं आने वाला है। और इसका अब समय आ गया है कि अब हमको पाकिस्तान के ऊपर बहुत हैवी बॉम्बार्डिंग करनी चाहिए, ताकि कोई भी एक्टिविटी पाकिस्तान में हो, चाहे वो उनका जो सिपाही है वो सो रहा हो, उसको एकदम से उठकर बोलना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल आ गया है, ब्रह्मोस मिसाइल आ गया है, ड्रोन आ गया है। तब हम बोलेंगे कि उनके ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया है। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जो एलिमेंट है वो केवल यही है कि उनके ऊपर बहुत हैवी कारपेट बॉम्बिंग करनी चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल की। तो हम एक ये वॉरफेयर भी कर सकते हैं, और बिना कारपेट बॉम्बिंग के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने अभी देखा है कि कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो गई है, और इसके बाद हम पाकिस्तान के अंदर हमको एंट्री मिलेगी, तभी हम जाके इस संघर्ष को जीत सकेंगे। बिल्कुल। और देखिए, युद्ध जब होता है तो युद्ध उसी तरह होता है। मैंने महाभारत पर जब एक किताब पढ़ी थी, तो जब द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन के रक्त से अपने बाल धुलूंगी, और जब भीम ने चीरा था युद्ध भूमि में उसे, और उस समय जो भीम की दहाड़ थी, उससे कहा जाता है कि पूरा कुरुक्षेत्र दहल गया था। वो इतनी भीषण दहाड़ थी। तो आशीष जी, एक क्विक कमेंट जरूर आपका चाहूंगा। हम बिल्कुल वी आर ऑन द राइट ट्रैक सर। आपकी भावनाओं को सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए, हम उसी तरफ हैं सर जहां हमें जाना है, और मुझे लगता है कि आपकी बात अक्षरशः सच साबित होने वाली है। सर आशीष जी, आपने अभी श्री कृष्ण का जो है उनकी बात उठाई जी। उन्होंने तो खुद कहा है कि मेरी नजर में अन्याय करने वाले से बड़ा पापी अन्याय सहने वाला। क्या बात, वाह। जो व्यक्ति अन्याय सह रहा है वो भगवान की नजर में अन्याय करने वाले से बड़ा पापी है। जी जी, ये बात यहाँ बैठे लोगों को, जिनको ये फैसले करने हैं या करने थे, उन्हें ये समझनी चाहिए कि हमारे तो भगवान ने ये कहा हुआ है जी। और जब अर्जुन जमीन के लिए नहीं लड़ रहा था जी, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि शस्त्र उठाओ अर्जुन। उसका गांडीव हिल रहा था, उसे तो अपनों पे जो है बाण चलाना था, उनकी हत्या करनी। तो हमें हेजिटेट नहीं करना है, हमें शस्त्र उठाना है। और शस्त्र उठाने का मतलब है कि अब अगर शस्त्र उठा लिया है तो जब तक संहार हो ना जाए वो शस्त्र वापस नहीं आना है। सीधी बात ये है। आप देखिए, अभी IMF से 20,000 करोड़ का डॉलर्स का लोन जो है वो IMF दे रहा है। हमने अपने डिप्लोमेटिक चैनल से जितना विरोध करना था किया, बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं। तो अब अगर आप जितना वेट करेंगे, जब उसके बाद वो 20,000 करोड़ आ जाएंगे डॉलर, वो 20,000 करोड़ से क्या खरीदेगा? वो हथियार खरीदेगा, आतंकवादियों की जो है एक नई फौज खड़ी करेगा, और सब कुछ हमारे ऊपर ही इस्तेमाल होगा। तो क्या समझदारी ये कहती है कि हम इस बात का इंतजार करें कि पाकिस्तान वो 20,000 करोड़ लेकर के अपनी तैयारी मजबूत करे, या उससे पहले हम उसे उखाड़ फेंकें? यह आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। ये हम भी सोच रहे थे कि ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से जो पैसा रिलीज होने वाला था अरबों डॉलर का, वो रिलीज क्यों किया गया? आमतौर पर ये प्रिकॉशनरी मेजर होने चाहिए कि एक ऐसा देश जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है,
जो हमेशा आतंक की फैक्ट्री है, आपने उसको इस तरह, जिसने एक तरह से वॉर डिक्लेयर करने की कोशिश की है, उस मुल्क को आपने पैसे दे दिए, इस क्रूशियल टाइम में दे दिए। इंटरनेशनल एजेंसीज का यही जो एक एटीट्यूड है सर, ये समझ से परे होता है, इसको समझना मुश्किल होता है। संजय जी, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी के कारण है। बिकॉज जो हमारे जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका रेसिडेंस जो है पुंछ में होना चाहिए, उनका ऑफिस पुंछ में होना चाहिए था। ये जो लोन मिला है पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए का, इसको रोकना चाहिए था। इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को ये लोन सैंक्शन नहीं करा जाए। लेकिन वो क्या है कि बॉर्डर से 1,000-1,500 किलोमीटर दूर उनका ऑफिस है, उनका रेसिडेंस है, तो उनको एक्चुअली ग्राउंड में समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। और इसलिए इस टाइप की सॉफ्ट डिप्लोमेसी के कारण पाकिस्तान को ये लोन सैंक्शन हो गया है। और अभी हमको मुझे लगता है सर कि हम इसकी मुखालिफत पुरजोर तरीके से करेंगे और इंटरनेशनल एजेंसीज, IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने भी हम अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। लेकिन लोन तो सैंक्शन हो गया ना, लोन सैंक्शन हो गया, उनको मिल गए। लेकिन उसमें ये तो इम्पोजिशन सर, ये इम्पोजिशन तो हो सकते हैं कि इससे आप अपनी जो भी जनता को रोटी खिलाओ, इससे हथियार खरीदना, ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं होगी कि ये इस पर ये स्ट्रांग इम्पोजिशन होना चाहिए कि आप इस पैसे का पाई का हिसाब हमें देंगे, बताएंगे कि आपने इससे कहीं हथियार तो नहीं खरीदे। इस पर तो हम आगे बढ़ ही सकते हैं सर। देखिए आप बात, एक मिनट, आप मैं बताता हूं इसके बारे में। आप बात करते हैं जब रशिया के अगेंस्ट में ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, अमेरिका और पाकिस्तान मिलके, और ये जो मुजाहिदीन जो रशियन जो फोर्सेस थे, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये फैंटम 16 दिए थे ये रशियंस के ऊपर यूज करने के लिए, तालिबान के ऊपर यूज करने के लिए। लेकिन ऑन ग्राउंड वो इंडिया के अगेंस्ट में यूज कर रहे हैं। यू सी, आप ये एक रोक स्टेट है, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। वही तो मैं बिल्कुल, आप ये बात ठीक है, इस पर हम आपत्ति जरूर। लेकिन मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग बता रहा हूं कि भारत के हमले में जो आतंकी मारे गए 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर में, ये बड़े 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 आतंकी थे। मुदस्सर कादियान इसमें मारा गया है, और जो मरकज सुभान अल्लाह का चीफ था जमाल, वो मारा गया है। और यूसुफ अजहर जो ये कंधार ऑपरेशन का ये जो आरोपी था, अभियुक्त था, अपराधी था, ये मारा गया। जैश का टॉप कमांडर हाफिज जमील मारा गया है। तो 7 मई की एयर स्ट्राइक में ये सब पड़े थे स्ट्रेचर पे, अंतिम सांसें गिन रहे थे, और अब इनकी मौत की खबरें एक के बाद एक आ रही है। और निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है कि हमने इंचार्ज को गिराया है। मरकज सुभान अल्लाह का जो इंचार्ज था जमाल, उसको हमने गिराया है। हमने यूसुफ अजहर को गिराया है, जो कंधार कांड का एक बहुत बड़ा कल्प्रिट था। और इसी के साथ हमने अबू जुंदाल को गिराया है, जो लश्कर का चीफ था, एक बहुत बड़ा कमांडर था लश्कर का, अबू जुंदाल। तो बहुत ही जबरदस्त रहा है हमारा ये ऑपरेशन, और बहुत कामयाबी, हम इसकी तरफ कामयाबी हासिल करते हुए आगे बढ़े। जी शिवालिका, एक बार फिर से दर्शकों को वो नाम बता देते हैं जो बड़े आतंकी मारे गए हैं। लश्कर का आतंकी मुदस्सर कादियान कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। जैश का टॉप कमांडर अबू अक्सा, और साथ ही मोहम्मद यूसुफ अजहर, जो बताया जाता है मसूद अजहर का बहनोई, जो कंधार प्लेन हाईजैक में मास्टरमाइंड में से एक रहा है, उसे भी मार गिराया है। तो एक तरह से लश्कर, साथ ही साथ जैशे मोहम्मद और सभी की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाफिज जामिल और आतंकी मोहम्मद हसन खान, ये वो बड़े नाम हैं जिनको मार गिराया है। तो जिस तरह से हमने जो जनाजों में पाकिस्तानी आर्मी के आला अफसरों को देखा था, उससे ये भी साफ होता है कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी भी कहीं पीछे नहीं है। हमें याद आता है 1971 में वो बयान जो चीफ ऑफ आर्मी ने दिया था जब प्रेसिडेंट बने थे जयहुल हक, उन्होंने कहा था कि सरेआम बयान देकर कहा था, भारत के खिलाफ कन्वेंशनल लड़ाई में हम जीत ही नहीं सकते, हमें भारत को टेररिज्म के जरिए 1000 कट ब्लीड करना होगा। ये बयान शरद जी आपको भी याद आ रहा होगा, 1971 का वो बयान है। ऐसे में हम इसे कैसे टाल सकते हैं? पाक आर्मी का जनाजों में पहुंचना, एक एक जो मारे जा रहे हैं आतंकी, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने हैं। पाकिस्तानी सेना के बड़े जो चीफ हैं, जो अफसर हैं, उनको फूल भेज रहे हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति। 7 मई को ये जो तमाम आतंकी मारे गए, एक जोरदार थप्पड़ है, जोरदार तमाचा है पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी, और साथ ही साथ पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए भी, कि जिनकी पैरवी आप कर रहे हैं वो आतंकी हम एक एक कर मार गिराएंगे। बिल्कुल सही है। और देखिए, अभी जो चोट हमने पाकिस्तान को की है, पाकिस्तान उसके बारे में नहीं बताएगा,
लेकिन ये हमें धीरे धीरे मालूम पड़ेगा हमारे इंटेलिजेंस इनपुट से। और ये चीज़ें अभी तो मुझे लगता है कि बहुत चोट की खबरें सामने आएंगी। अभी तो पाकिस्तान की एक एक चीख, एक एक कराह उभर के सामने आएगी। थोड़ा वक्त है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जो हम चाहते हैं हम बिल्कुल उसी लाइन पर हैं, क्योंकि ये भारत जो है ये दुनिया के सामने एक सॉफ्ट स्टेट की छवि नहीं रखेगा। ये भारत ये बताएगा कि हम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और आप परेशान करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। क्योंकि आखिर हम 5वीं अर्थशक्ति हैं भैया, और दुनिया के 5 टॉप मुल्कों में शामिल हैं। हम अपनी इस छवि के साथ दुनिया में आगे बढ़ेंगे। और अब जिस तरह की जियोपॉलिटिकल स्थिति है दुनिया की, तो इसमें कम से कम मियां पाकिस्तान के साथ तो कोई भी रियायत बरतने का सवाल ही नहीं उठता है शिवालिका। निश्चित तौर पर सर। संजय जी, एक फैक्टर आपसे भी समझना चाहूंगी। ब्रेक के पहले भी हम इस सवाल पर बात कर रहे थे, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया था कि पाकिस्तानी आर्मी की ताकत पर अगर हम नजर डालें तो कितने दिन और ये लोग टिक सकते हैं? क्योंकि IMF से जो फंड मिला है 8,000 करोड़ का, वो एकदम से तो सैंक्शन नहीं हो जाएगा, वो मिलने में भी समय लगेगा। तो तब तक पाकिस्तान आखिर कितना रेंग सकता है? देखिए, सबसे पहले तो उसके ऊपर हमको पॉज लगा देना चाहिए। जो भी लोन उनको मिला है $2 बिलियन का, विच ट्रांसलेट्स इनटू अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़, जैसे वो मेजर चतुर्वेदी जी ने बताया अभी। बट क्या है कि ये जो कुछ भी अभी हो रहा है ये केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी है। और मैं ये बता दूं कि हमारे पास 40 दिन का एम्यूनिशन है, असला है। हम 40 दिन हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर लड़ सकते हैं। और पाकिस्तान के पास है 4 दिन का, जिसको हम आर्मी टर्म्स में बोलते हैं WWR, वॉर वेस्टेज रेट। जो वॉर वेस्टेज रेट है पाकिस्तान का 4 दिन का है और हमारा 40 दिन का है। और हमारे पाकिस्तान के पास 2nd जनरेशन का वेपन सिस्टम है और हमारे पास 4+ जनरेशन का वेपन है, वेपन्स हैं हमारे पास। 4+ जनरेशन के वेपन्स हैं हमारे पास। और मैं खुद एक वेपन एक्सपर्ट हूँ। पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है और मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो सारे सॉफ्ट टारगेट से ऊपर अटैक कर रहा है। इसका मतलब ये संघर्ष हम जीत गए हैं और पाकिस्तान एयर स्पेस में हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई है। हमने लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रावलपिंडी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनका जो हेडक्वार्टर है उसको ध्वस्त कर दिया है। और भी जो बच्चे खुचे पाकिस्तान के टारगेट्स हैं, इनके ऊपर भी हमको अटैक करना चाहिए। तो पाकिस्तान से हम 100 टाइम्स वी आर मोर पावरफुल। और मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो सर्विसिबिलिटी है स्टेट, जैसे एयरफोर्स की है, वो केवल 10% है, क्योंकि जो नॉर्मल सर्विसिबिलिटी होती है वो 60% होती है। और पाकिस्तान के पास स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है। उनकी जो सबमरीन्स हैं, उनके पास 8 सबमरीन्स हैं, 6 सबमरीन्स आर आउट ऑफ एक्शन। तो अभी डरने की क्या बात है? हम लोग क्यों सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? हमको पाकिस्तान को ध्वस्त कर देना चाहिए। और देखिए, ये जितनी भी जगह में ये लोग बोल रहे हैं कि हमने ये फ्लाइट कैंसिल कर दी है, हमने जो है डैम्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्लीपर सेल्स। और स्लीपर सेल्स को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो हमको डरने की कोई बात नहीं। वी आर 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन पाकिस्तान। हमारे पास द बेस्ट टैंक्स वी हैव गॉट इन द वर्ल्ड। हमारे पास T-90 टैंक है जो कि एम्यूनिशन भी फायर करता है, जो कि मिसाइल भी फायर करता है। और हमारे पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, जैमर्स हैं हमारे पास। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा सर आपने। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मुद्दा इसलिए भी उठता है क्योंकि अमेरिका, चीन और ये जो बड़े बड़े देश डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं कि अब जंग रोक दीजिए, तनाव की स्थिति को खत्म कीजिए। इनका पड़ोसी नहीं है ना पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी है। जो हमला हो रहा है वो हमारे देश पर हो रहा है, हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, इसलिए खून भी अगर खौल रहा है तो वो हमारा खौल रहा है। दूसरों के लिए वो एक सिर्फ तनाव है, लेकिन हमारे लिए वो किसी जंग से कम नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर तीनों सेनाध्यक्षों, रक्षा मंत्री और CDS के साथ जिस महत्वपूर्ण बैठक में है, उस बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कूल कंपोज बॉडी। तय क्या अजीत डोभाल भी नजर आ रहे हैं, NSA चीफ। और ये कुछ देर पहले की मीटिंग्स की बैठकें हैं। रणनीति लगातार जारी है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अंजाम देना है। और निश्चित तौर पर कुछ सोचा गया है जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। जो भारत बता सकेगा उसको सबसे पहले तो अपने नागरिकों को ये बताना है कि भारत ने क्या सोचा है। ये सवाल पहले भी उठ रहा था कि पहलगाम के 15 दिन हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और हमने बताया कि क्या हुआ। और ये बैठक के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जो बैठक इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, बड़ी बैठक है। तीनों सेनाध्यक्ष हैं, NSA चीफ हैं,
रक्षा मंत्री हैं और CDS हैं भारत के, जो तीनों हमारी पूरी सेना जो है उसके एक इंचार्ज कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर CDS का ये जो ओहदा क्रिएट किया गया, जिसके पहले चीफ रावत साहब थे। एक अनफॉर्चुनेटली एक चॉपर एक्सीडेंट में वो नहीं रहे, कुछ अन्य सेना के अधिकारी। केरल की ये घटना है, केरल तमिलनाडु की सीमा पर। तो ये इस समय बैठक जारी है और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री डायरेक्टिव्स देते हुए, और ये भी बड़े फ़ख्र की बात है कम से कम मध्य प्रदेश के लिए इस मायने में कि इस समय आर्मी के 2 चीफ मध्य प्रदेश से हैं। संजय जी, 2 चीफ हमारे उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख और नौ सेना प्रमुख जो हैं दिनेश त्रिपाठी, मैं नाम जी दिनेश त्रिपाठी। ये दोनों विंध्य रीजन से आते हैं मध्य प्रदेश के, और रीवा में जो बहुत ही प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित सैनिक स्कूल है वहाँ से ये पढ़े हुए हैं दोनों अधिकारी, जो आज मध्य प्रदेश का गौरव बनकर भारतीय सेना के चीफ अधिकारी के तौर पर, नेवल और थल सेना जो हमारी है उसके चीफ के तौर पर हैं उपेंद्र द्विवेदी जी और दिनेश त्रिपाठी जी। शिवालिका। निश्चित तौर पर सर, ये तस्वीरें सीधे दिल्ली से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक पल पर अपडेट बनाए हुए हैं, लगातार वो अपडेट्स ले रहे हैं पूर्व प्रमुखों से भी और साथ ही साथ सेना के प्रमुखों से भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं और देखिए पीएम का डायरेक्ट इन्वॉल्व होना बताता है कि देश कितनी गंभीरता से इस जंग को ले रहा है। इसे जंग तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से की जा रही है उसे लिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी देखा, शरद जी, खबरें आ रही थी कि बंकर में छिपना पड़ रहा है उनको, और उनके जो सेना के चीफ है वो तो 2 दिन में नजर आते हैं, फिर मुंह लटका के बैठे दिखाई देते हैं यूएई के साथ बैठक में। लेकिन हमारे देश का हाल, हमारे देश का कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे नेताओं के चेहरों से, उनकी मुस्कान से झलकता है। देखिए इस बैठक में मौजूद हैं NSA अजीत डोभाल, साथ ही साथ तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS भी। तमाम जानकारी जुटाई जा रही है कि अब तक क्या क्या एक्शंस हुए हैं, किस स्ट्रेटेजी से भारत आगे बढ़ रहा है और आगे क्या कुछ जरूरी कदम भारत की ओर से उठाए जाने। और साथ ही साथ अगर डिप्लोमेसी की भी बात करें तो एक तरफ जहां सॉफ्ट डिप्लोमेसी चलाई जा रही है, वर्ल्ड प्रेस की अगर हम बात करें, जो दुनिया भर के जितने भी बड़े न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ साइट्स है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के थोड़े बहुत फेवर में वो नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने गाजा के साथ भी देखा था और यूक्रेन के साथ भी देखा था, एक सॉफ्ट कॉर्नर उनको दिखाई दे रहा था, और वैसा ही पाकिस्तान का भी है। इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से एकदम नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, लेकिन सिचुएशन देखिए, जिसको आप कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल जेलसी होती है। एक कहीं ना कहीं जब आप बहुत तेजी से कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ आपके, अच्छा भारत अब 71 का भारत नहीं है, न 65 का भारत है। ये जो भारत है ये दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति है और 3री अर्थशक्ति होने की तरफ बढ़ रहा है। और पाकिस्तान तो हमारे सामने, मतलब जिसे कहते हैं कि माफ कीजिएगा पिस्सू है, उसकी हैसियत क्या है। जो हमारे सैन्य अधिकारी जिस भावना को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक उस किस्म के एटीट्यूड से, तो हम तो मसल के सब कुछ खत्म करके बैठ चुके होते अब तक। लेकिन ये सही है कि दुनिया की एक नियमावली है, फिर आप चौधरी हो, आपकी मूंछें बड़ी शानदार हैं, आपका एटीट्यूड बहुत शानदार है, आपसे लोग कहते हैं कि अदब और तहजीब के आप बड़े जानकार हो, आप जो है दुनिया में पीस के पैरोकार हो। आप देखिए रूस और यूक्रेन दोनों हमारी तरफ देखते हैं, चाहे बात करिए जेलेंस्की की या पुतिन की, वो दोनों भारत को रिस्पेक्ट से देखते हैं कि भैया आप बताइए हमें। ऐसे में हम पाकिस्तान की तरह कोई, जो पाकिस्तान का मवाली एटीट्यूड है, मैं यही शब्द बोलूँगा, मवाली एटीट्यूड है, वो मवाली एटीट्यूड भारत के कद से मैच नहीं करता है। तो हम मारेंगे, लेकिन हम स्टाइल से मारेंगे। और दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वो मुल्क इस समय देख रहे हैं कि भारत करता क्या है। थोड़ा आप रुक जाइए, मुझे लगता है ये पड़ला ऐसा भारत की तरफ झुकेगा दुनिया का कि दुनिया ठहर के देखेगी। शिवालिका, बिल्कुल एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं एक तरह से हम। इस बार की जो लड़ाई है, इस बार की जो जवाबी कार्रवाई है, वो सिर्फ कार्रवाई नहीं, एक बेंचमार्क हम सेट कर रहे हैं ताकि आगे जाकर पाकिस्तान इतना मुंह की खा दे इस बार की आगे जाके हिम्मत ना करे दोबारा हथियार भारत की तरफ या भारत के किसी भी नागरिक की तरफ उठाने की, क्योंकि वो तो बुज़दिल है, लगातार हमारे सिविलियंस पे वार कर रहा है, हमारे धार्मिक ठिकानों को जो है निशाने पर लिए हुए हमारे एयरबेसेस पे हमला कर रहा है। जबकि भारत ने तो
टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पर निशाना साधा था और ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पालन पोषण तो करता ही आ रहा है इन आतंकी संगठनों का, लेकिन अब उनका साथ भी कहीं ना कहीं ये दे रहा है। जी संजय जी, और जो चीज़ों की मैं बात करूं कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह आप जो सोच रहे हैं और जो आशीष जी सोच रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बिल्कुल हमारी सरकार और हमारे सैन्य कमांडर्स भी उसी लाइन पे सोच रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है हम सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो, क्योंकि ऑपरेशंस के लिए सर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने 15 दिन का वक्त लिया, 15 ही दिन लिए हमने सर, 15 महीने नहीं लिए, हमने सिर्फ 15 दिन इंतजार किया और वो सही समय आया और उनका पूरा, जो आप भी कह रहे थे उस दिन कि एयर सुप्रीमेसी हमने एस्टैब्लिश कर ली। और अब जिस तरह से चुन चुनकर हमने, क्योंकि हमें जो मुझे लगता है आप ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे कि पाकिस्तान का एयर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करके हमने उसकी कमर तोड़ दी है। क्योंकि युद्ध, अब जो असली लड़ाई होती है युद्ध की, वो फाइटर प्लेन और इसी से लड़ी जाती है। जी देखिए, जैसे आपने बोला है कि हमने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी अभी भी चल रही है। आप समझ रहे हैं मेरे को? जी, मतलब हमारे पास सुपरमेसी है बट हम लोग सॉफ्ट हैं। यू सी, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हमारा जो पोस्चर है वो एग्रेसिव होना चाहिए। अभी जैसे आपने चौधरी साहब की बात करी, जो पाकिस्तान आर्मी के चौधरी हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, उनके पास रियल इस्टेट का भी, का कॉर्पोरेट आर्मी है, वो इट्स कॉर्पोरेट आर्मी। यू सी, चौधरी साहब की जो आर्मी है वो कॉर्पोरेट है, लेकिन वो बहुत चालाक भी है और बहुत होशियार हैं, समझदार हैं। जो चौधरी की आर्मी है जो पाकिस्तान में, उनको रोज एक बॉटल स्कॉच चाहिए, उनको एक मुर्गा चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए। तो ये हम लोगों से लड़ नहीं सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि दे कैन ओनली फाइट इनडायरेक्ट वॉर, और जियाउल हक ने यही बोला था कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, हम कन्वेंशनल वॉर इंडिया से नहीं लड़ सकते हैं। और मैंने जियाउल हक के ऊपर बहुत स्टडी किया है। ही इज़ द वेरी इंटेलिजेंट जनरल, और उन्होंने बोला कि अगर इंडिया से हम लड़ सकते हैं तो वी कैन ओनली फाइट थ्रू टेररिज्म, और उसी को सब लोग फॉलो कर रहे हैं। दे कैन ओनली फाइट इनडायरेक्ट वॉर। तो मैंने बोला अगर वो इनडायरेक्ट वॉर लड़ सकते हैं तो हमको डायरेक्ट वॉर लड़ना चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट फाइट डायरेक्ट वॉर, बिकॉज दे आर करप्ट पीपल, दे आर कॉर्पोरेट जनरल्स, दे आर चौधरीज, दे आर स्पॉइल्ड पीपल, दे आर स्पॉइल्ड आर्मी ऑफिसर्स। उनको रोज इंटरटेनमेंट चाहिए, स्कॉच विस्की चाहिए, उनको मुर्गा चाहिए। दे कैन नॉट फाइट, एंड वी कैन ओनली पुट प्रेशर ऑन देम बाय फाइटिंग अ डायरेक्ट वॉर। और जब उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर अटैक हो रहा है तो उनका प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि हम अब बात करने के लिए तैयार हैं। तो अब हमको एग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए, और जिसको कि हमको अब पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहिए कि हम ये लड़ाई तब रुकेंगे जब आप हमको पीओके दोगे और पाकिस्तान के 4 भाग करोगे और हम बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करेंगे। तो ऐसा हमारा काम होना चाहिए, तभी हम जाके आगे पाकिस्तान को हम कॉर्नर कर सकते। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है सर। हो सकता है कि आपकी मंशा पूरी हो, वो थाली में रख कर ले आए एक दिन कि आधा वर्ष करता हूँ हुजूर और ले आया हूँ ये कश्मीर जो आपको चाहिए हुजूर, और माफ़ी अता फरमाएं, मुझे बहुत तकलीफ हो गई है हुजूर, अब तो आप जो कहेंगे उससे इत्तेफाक रखता हूँ हुजूर। 47 के पहले तो आप ही का हिस्सा था हुजूर, आप ही के साथ रहता था हुजूर, लाहौर में सब कुछ था हुजूर, हुजूर अब माफ़ी अता फरमाएं। तो ऐसा भी हो सकता है सर। हमारे साथ जुड़ गए हैं वाइस एयर मार्शल रिटायर्ड PK श्रीवास्तव सर। सर एक क्विक कमेंट आपका, जिस सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार आर पार है सर। जी बिल्कुल, आर पार की लड़ाई तो है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी तरह से पार है। जी जी, अब ये जिम्मा पाकिस्तान का है कि उनको कितना हारना है। जी जी, वो बहुत बढ़िया। हम तो जीत की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, उनको ये सोचना है कि कितना झुकना है, केवल हमारे पांव पे गिर जाना है या अपनी जमीन में खोद के खुद पाताल की तरफ निकल जाना है, क्या करना है। जी, ये अब पाकिस्तान के हाथ में जी। अब उनको खुद सोचना चाहिए, उनके आकाओं को सोचना चाहिए कि अभी भी हाथ जोड़ लो, जितना कम से कम हारे हो। भारत विशाल देश है, विशाल हृदय है, हम माफ कर देंगे। जी जी जी, लेकिन ठीक है गिर सर। जाओ। जी जी, और यही हम सोचेंगे। अब तक की सर जो स्ट्रैटेजी है, अभी फिर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे प्रधानमंत्री, तीनों सेनाध्यक्षों, CDS और इसी के साथ
वो बात कर रहे हैं। हमारे जो NSA चीफ हैं, लगातार स्ट्रेटजी और रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो भारत लगातार सोच रहा है, आगे बढ़ रहा है कि किस तरह से हम पाकिस्तान को चोट पहुंचाएं और ऐसी चोट पहुंचाएं कि वो घुटनों के बल बैठ जाए और सरेंडर करने के लिए मजबूर हो, जैसा इसके पहले 71 में हमने देखा था। और 71 से भी पाकिस्तान की हालत बहुत ही बदहाल हालत है इस समय पाकिस्तान की। आप देख ही रहे हैं कि युद्ध जो पाकिस्तान ने एक हम पर इम्पोज करने की कोशिश की है, वो युद्ध नहीं है, लेकिन उसने कोशिश पूरी की है कि वो अपनी तरफ से एक्ट ऑफ वॉर में जाए। भारत ने तो अभी तक अपना ऑफेंसिव, डिफेंसिव और एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन को ही आगे बढ़ाया है, और जिसमें पाकिस्तान के किसी नागरिक को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन उसने कोशिश की है। लेकिन ये अभी दूसरे तीसरे दिन ही वो पस्त हो गया है। इसके पहले तो लड़ाइयाँ थोड़ी चली भी हैं आगे, चाहे मैंने देखा हो कारगिल था या 71 था, तब तो खैर हम बहुत छोटे थे, लेकिन हमें याद है कि वो लड़ाई भी चली थी थोड़ी। ये तो दूसरे तीसरे दिन ही पाकिस्तान की खस्ता हालत दिख रही है सर जी। आप ये मेरी तरफ है क्वेश्चन? हाँ सर, आपकी तरफ है सर जी। अच्छा, देखिए, किसी दूसरे के कंधे पे चढ़ के लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तान ने ये करने की कोशिश करी है। उसको ये नहीं पता कि जिसके कंधे पे चढ़ा हुआ है वो भी एक ऐसा देश है जो अपने बारे में भी सोचेगा और ये भी सोचेगा कि वो किसके लिए लड़ रहा है और किससे लड़ रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान तो पहले से ही घुटने पे था, तो घुटने के बल घिसट रहा था किसी तरह। अब वो घिसटते घिसटते उसने सोचा चलो लड़ाई भी लड़ लेते। तो ये मुझे लगता है कि वहां के आर्मी के जो भी जनरल्स हैं ये क्या मजाक कर रहे हैं, अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक ऐसा नैरेटिव तैयार कर दिया उन्होंने कि भारत से लड़ जाएंगे हम। कौन सी दुनिया में हो आप लोग? क्या सोच रहे हो? क्या आपके पास डेटा नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि भारत क्या है? और फिर भी आप जो है ना जंग में घुसते चले जा रहे हो। अभी तक आपने क्या कर लिया? आपने इतने सारे ड्रोन हमारे पास भेजे, सब ड्रोन न्यूट्रलाइज कर दिए गए जी। एयर सुपीरियरिटी जो है वो धीरे धीरे करके भारत के पास आती चली जा रही है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप अपने कोई भी एयर अटैक लॉन्च नहीं कर पाए अभी तक। और ये ड्रोन भी जो है किसी दूसरी कंट्री से लेके हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी अकल नहीं आ रही कि अरे वो अपना बिजनेस देख रहा है। बिल्कुल सही कहा सर। आपको चले जा रहा है कि गिरो, गड्ढे में गिरो, तभी तो हमें फायदा है। लेकिन कैसे उनको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही, बड़ी ताज्जुब की बात है। जी बिल्कुल सही कहा। और एक देखिए कितनी ये भी अफसोसनाक खबर है, और पाकिस्तान की जो घटिया हरकतें हैं कि पाकिस्तान के तमाम आला जो नेता हैं, लीडर्स हैं, जिनमें तमाम बड़े नेता भी शामिल हैं, उन्होंने फूल भेजे हैं। ये जो 5 कमांडर्स मारे गए इनके जनाजे के लिए कि सुपुर्दे खाक करने के लिए जब ये निकले हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान का नज़रिया और पाकिस्तान का एटीट्यूड शिवालिका क्या है। बिल्कुल। कि ये भी खबर है कि प्रेसिडेंट की तरफ से भी फूल भेजे गए हैं वहाँ। यही बात हम कर रहे थे शरद जी की, जिस तरह की हरकतें पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की नेतृत्व की ओर से की जा रही है, ये समझना जरा मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ तो आप जनाजे में पहुंचते हैं, उनको पुष्पांजलि देते हैं, दूसरी तरफ आप भारत के सामने हाथ फैलाकर कहते हैं कि चलिए हम बात कर लेते हैं, बस भारत जवाबी कार्रवाई रोक दे। भाई हमने तो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पे हमला किया था ना, आपको क्या जरूरत थी हमारे सिविलियंस पर अटैक करनी, आपको क्या जरूरत थी हमारी एयरबेस पर अटैक करने की? क्योंकि हमारी लड़ाई तो पाकिस्तान से डायरेक्टली नहीं थी ना, हम पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे थे, ना हम आपके सिविलियंस से लड़ रहे थे, हम तो लड़ रहे थे टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, जिनको इनडायरेक्टली आपने कई सालों से पनाह देकर रखी है। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक टेक्निकलिटी समझना चाहूंगी कि जो बड़ा नुकसान 5 आतंकियों के तौर पर पाकिस्तान को हुआ है, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद की अगर हम बात करें, कितना कमजोर ये हुए हैं और अभी कितने वार करने बाकी है कि हमें पता चलेगा कि और कितने आतंकी यहाँ पर छिपे हुए थे? श्रीवास्तव जी से आपने सवाल किया जी। श्रीवास्तव जी, अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये इनको तो मैं सीधे शब्दों में कहूंगा, ये पिस्सू हैं जी। एक मारो 10 पैदा हो रहे हैं जी। हाँ 10 को मारो 50 पैदा हो रहे हैं जी। तो ये तो उस टाइप का माहौल बन गया है कि आप अपने घर की सफाई रोज करवाइए। एक दिन नहीं कराई, थोड़ी सी आंधी चली, फिर से आपके घर में धूल आ गई। तो ये रोज की सफाई का हिस्सा हो गया है।
और ताज्जुब की बात है कि ये पाकिस्तान कैसे मना कर देता है, खुलेआम बेशर्मों की तरह से मना कर देता है कि वो हमारे यहाँ नहीं थे। यदि आपके यहाँ नहीं थे टेररिस्ट, तो ये जो फोटो दिख रही है, कई जगह कई चैनल पर भी दिखाई गई, इंटरनेट पर भी है, कि दिखा जा रहा है कि मसूद अजहर खड़े हुए हैं, पूरी आर्मी के लोग खड़े हुए हैं, आर्मी के ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, उनको जो है नेशनल हीरो बना दिया। जो लोग मारे गए हैं उनको बिल्कुल, पाकिस्तान के फ्लैग में लपेटा गया है। बिल्कुल सही कहा सर। मैं आपको ये भी बता दूं कि उस पर जो फ्लैग्स हैं जनाजे के ऊपर, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका भी लेवल है, प्रेसिडेंट का भी है। बड़ी खबर है कि बैठक समाप्त हो गई है जो प्रधानमंत्री के साथ सीडीएस, तीनों सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री और एनएसए चीफ की थी। तो प्रधानमंत्री निवास से ये जो बैठक है ये समाप्त हो गई है और जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स थे वो वहाँ से निकल पड़े हैं अपने काम के लिए। और जो भी डायरेक्टिव्स हैं या जिस भी स्ट्रैटेजी पर वहाँ बातचीत हुई है, जिस रणनीति पर बात हुई है शिवालिका, अब उस रणनीति पर काम शुरू होगा। तो भारत अपना काम बहुत तरीके से, बहुत सलीके से कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान, जैसा श्रीवास्तव सर भी कह रहे हैं, संजय जी भी कह रहे हैं, कि ध्वस्त होने के लिए बैठा ही है। मतलब इस बार तो वो ध्वस्त होने के लिए, नष्ट होने के लिए, डिवास्टेशन के लिए तैयार है पूरी तरह। तो देखिए ये बैठक खत्म हो गई है जी। देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, साथ ही साथ आर्मी चीफ और नेवी चीफ, ये जो तमाम सेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद थे, रवाना हो चुके हैं। सीडीएस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम आवास से रवाना हो गए और एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है। और बैठक से ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है कि अब एक हमला तो हो चुका है, लगातार जवाबी कार्रवाई तो जारी है, अब 2.0 में क्या देखने को मिलेगा। तो इस जो पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है और सुपर एक्शन प्लान आज पीएम आवास में बनाया गया है। अब तक की जो भी एक्शंस लिए गए हैं उसकी तो जानकारी ली है प्रधानमंत्री ने, साथ ही आगे का क्या एक्शन प्लान होगा ये चर्चा हुई है। तो देखिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह, साथ ही साथ आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ माफ करिएगा दिनेश त्रिपाठी, ये तमाम लोग मौजूद रहे। बिल्कुल सही है। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है हमको, आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेन ऑपरेशंस को लेकर निर्णय लिया गया है। ये वॉर ब्रेकिंग अमृतसर से चलने वाली ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई हैं। अमृतसर से रात में चलने वाली ट्रेन जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं, सिर्फ सुरक्षा कारण। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मियाँ पाकिस्तान जो है उनका नजरिया पूरी तरह नापाक है। तो भारत बिल्कुल नहीं चाहता है कि उन एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं, एक और बड़ी खबर कर देते हैं। पाकिस्तान पर अटैक से जुड़ी है ये खबर। एक पाकिस्तान के शहबाज एयरपोर्ट पर अटैक किया है भारत ने। बड़ी बात है, संजय जी जो कह रहे थे, तो हम लगातार उसकी एयर सुप्रीमेसी की बैंड बजा रहे हैं, तरीके से बजा रहे हैं। पाकिस्तान के शहबाज एयरपोर्ट, एक नाम भी कमाल है साहब, शहबाज एयरपोर्ट है ये, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम भी शहबाज है। तो अटैक हो गया शहबाज शरीफ साहब, और आपके तो एयरपोर्ट का नाम ही शहबाज है। तो एयर सुप्रीमेसी जो पाकिस्तान की है, हम उसकी कमर तोड़ दे रहे हैं एयर सुप्रीमेसी की, कि अब इनके हौसले आसमान में उड़ान क्या भरेंगे, जमीन में रेंगेंगे भी नहीं ठीक से। शिवालिका बिल्कुल, और ये बड़ी खबर देखिए, शहबाज एयरपोर्ट पर अब हमला किया गया है और जिस तरह से पाकिस्तान को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी उसकी एक और बानगी है। शहबाज एयरपोर्ट पर यह अटैक हुआ है और भारत से जंग में हार के कगार पर पहुंचता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। एटीसी टावर को ब्लास्ट से उड़ाया गया, ये बड़ी खबर। पाकिस्तान के शहबाज एयरपोर्ट पर तो अटैक हुआ ही है और एटीसी टावर को भी ब्लास्ट से उड़ाया गया है। संजय जी आपसे कमेंट चाहूंगी, कितना बड़ा अटैक। इससे पहले मैं एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान का 7वां एयरबेस जो है उसको भी हमने तबाह कर दिया, जैकोबाबाद जिसकी बात हम कर रहे थे। तो ये 7वां एयरबेस था पाकिस्तान का। शहबाज एयरपोर्ट पर तो अटैक है, इसके पहले भारत ने 6 एयरबेस पर अटैक किया था और ये 7वां एयरबेस है अगर बात करें इसकी, जैकोबाबाद। और इसी के साथ एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि भारत की बीएसएफ की महिला जो हमारी सैन्य अर्धसैन्य सहयोगी हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर गोलीबारी की है, पाकिस्तान पर गोलीबारी का जवाब दिया है। और सिंदूर की बात करोगे मियां पाकिस्तान, सिंदूर की बात करोगे, पहले हमारी बीएसएफ की इन महिला
वीरांगनाओं से तो निपट लो, उसके बाद तुम आना मैदान में। शिवालिका, ये नारी शक्ति को प्रणाम है। निश्चित तौर पर सर प्रणाम करना ही होगा, क्योंकि महिलाएं ही वो थी जिनसे कहा गया था कि जाके बता देना अपने प्रधानमंत्री को। और देखिए महिलाएं ही किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और महिला सशक्तिकरण का एक इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि भारत में भाई साहब आप संभल के रहिए, क्योंकि हमारी महिला अफसर ही इतनी काबिल है कि आपको धूल चटाने में कामयाब रह सकती है। तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं हमारा? 24 घंटे में 7 एयरबेस तबाह करना कितनी बड़ी कामयाबी है। और ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि राफेल की जो चीफ इंचार्ज है शरद जी, वो भी महिला है, शिवांगी। यस। और 2 शानदार ऑफिसर्स महिला, वो रोज आती हैं और हमें बताती हैं कि हमने क्या क्या कर दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और उन्हीं के साथ हमारे डैशिंग जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री। ये जब आते हैं तो लगता है कि एक डिग्निटी और तहजीब की बात, और भले ही ये बात अलग है, लेकिन ऐसे गंभीर घाव कर रहे हैं संजय जी जो आप सोच रहे हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा है आपकी बात पल पल जा रही है ऊपर। बिल्कुल जैसे मैंने बोला है कि मतलब ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है पाकिस्तान के ऊपर, और इसका जो कॉमन फैक्टर है वो ये है अटैक ऑन पाकिस्तान एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। हम कोई सी भी मीटिंग रख लें, हम कोई सी भी डॉक्ट्रिन की बात कर ले, हम कोई भी टैक्टिक्स की हम बात कर ले, स्ट्रेटजी की बात कर ले, लेकिन हमको पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना होगा। और हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसके ऊपर हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई है, और हमारे जो जैमर्स हैं उन्होंने कम्युनिकेशन जैम कर दिया है। अब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरीके से नाकाम हो गया है, वो उसको रोक नहीं पा रहा है। और उसका रिजल्ट ये है कि उनका जो सबसे बड़ा जो एयरबेस है, जो मिलिट्री जो एयरफोर्स का जो एयरबेस है शाहबाज, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसका ATC को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और मैं समझता हूं अब पाकिस्तान का अंत का समय आ गया है, और भारत की सरकार ने पूरी तरीके से पाकिस्तान नेवी का जो पोर्ट है उनको ध्वस्त नहीं किया है कि कम से कम पाकिस्तान आर्मी को भागने का रास्ता तो मिल जाएगा, वो नेवी के थ्रू टर्की जा सकते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान का जो पोर्ट्स हैं उनको ध्वस्त नहीं कर दिया है। अब पाकिस्तान का बिल्कुल अंत वाला समय आ गया है, और मैं समझता हूं जो छुटपुट वो बॉर्डर में जो शेलिंग कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। और मैं चलूंगा वाइस एयर मार्शल श्रीवास्तव सर की तरफ, PK श्रीवास्तव सर की तरफ। सर, जिस तरह से एक बहुत ही नफीस युद्ध शैली होती है, एक बहुत ही जिसको कहता हूं कि मैं एक्सपोनेंट, एक वॉर स्ट्रैटेजी होती है कि आप पहले अपने दुश्मन के ब्रेन पर अटैक कीजिए, उसका दिमाग काम करना बंद करे, फिर आप उतरिए और नीचे, और उसके दोनों भुजाओं पर, उसकी दोनों बाहों पर प्रहार कीजिए, वो टूट जाए तो फिर आप आइए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और फिर वहां चोट कीजिए। क्या हम उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं सर? एयर बेस हमने नष्ट कर दिए, कराची पोर्ट को हमने तबाह कर दिया है, यानी हम बिल्कुल प्लान आगे बढ़ रहे हैं सर। देखिए, यदि जिस दिन से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है उस दिन से आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से जो है भारत ने अपनी रणनीति बनाई और उसको इम्प्लीमेंट किया। मैं ये समझता हूं कि अभी तो भारत ने कुछ भी नहीं दिखाया, अभी तो एयरफोर्स के पूरे असेट्स रेडी हैं सब युद्ध में जाने के लिए, अभी तो कुछ भी जलवा नहीं दिखाया भारतीय वायुसेना ने। ये पूरा तहस नहस कर देंगे, उसके बाद जो है हमारी आर्मी भी बिल्कुल एकदम से तैयार बैठी हुई है पूरा पाकिस्तान को ऑक्युपाई करने के लिए। दूसरी तरफ से नेवी ने जो है वो उन्होंने बेड़ियां डाल रखी हैं, पाकिस्तान वहां से भी नहीं भागता। अच्छा, एक बात आप देखिए कि कैसा अजीब सा देश है, उसको अपने लोगों की ही चिंता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिविल फ्लाइट्स सस्पेंड नहीं करी है जी। अब वो सिविल फ्लाइट्स के पीछे रह के जो है हम पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। कम से कम बाकी लोगों का तो ध्यान रखो, तुम तो मरे हुए हो एकदम से जी। कम से कम जो और लोग हैं उनके बारे में तो सोचो, अपने देशवासियों के बारे में सोचो। सिविल फ्लाइट्स को सस्पेंड नहीं करना ये एक बहुत ही कायरता की निशानी है जी। बिल्कुल सही कहा वजह से वो समझते हैं कि मैं आपकी भावनाओं से अपनी भावनाएं जोड़कर ये कहूंगा कि यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम मुखालिफत कर रही है, विरोध कर रही है अपनी सरकार का, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी है।
क्योंकि वो भारत के एक्ट देख रही है कि वो हमारे सिविल एस्टैब्लिशमेंट को बचा रहा है। आप सोचिए कि वो अरेबिया का जहाज जो था उसको स्टैक पे लगा दिया कि जिससे भारत के सऊदी अरब से जो रिश्ते हैं वो, मतलब ये कायरता की जो टैक्टिस है, आप कैसे कायरता करके युद्ध में सामने आ सकते हैं। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस जो एक्ट ऑफ वार इंपोज करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, कि वो एक खुद सिविल वॉर में, गृह युद्ध में छिड़ जाए वहां, और लोग ये भी मांग करें कि हमें तो 47 के पहले हालात में ले जाओ, आप तो हमें मोदी साहब की लीडरशिप मंजूर हो जाए। शिवालिका, बिल्कुल सर, और एक तरह से पाकिस्तान एक प्रोपोगेंडा भी चला रहा है। अब वो उसका कहना है कि हमने एयरबेस तो बंद नहीं किया, और अगर भारत हमला करता है तो हाय तौबा मचाएगा पाकिस्तान के, अरे हमारे नागरिक को मार दिया, और एयरबेस बंद ना करने की जो नापाक हरकत है वो भी पाकिस्तान कर रहा है। श्रीवास्तव जी, एक कॉमेंट आपसे चाहूंगी कि पाकिस्तान जो एक प्रोपोगेंडा चला रहा है, उसने ये कहा था, उसका एक कॉमेंट आया था कि भारत खुद ही अपने शहरों पर हमले करा रहा है ताकि पाकिस्तान पर आरोप लगाया जा सके। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तान की ओर से। देखिए, पाकिस्तान की तो बुनियादी झूठ पे है। वो आज से नहीं, मेरे ख्याल में जब से वो आजाद हुआ है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि थोता चना बाजे घना, तो उसको, उसके जितने भी आर्मी के जनरल्स हैं वो किसी तरह अपनी नाक बचा रहे हैं, पब्लिक के सामने अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। अब किसी तरह से वो चाहते हैं कि हमारी नाक किसी तरह बच जाए, हम भारत किसी तरह हमको छोड़ दे। अभी तो मजा जब आने वाला है जब बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान के लोग इधर अटैक करेंगे, उधर से तालिबान भी जो है, मुझे लगता है इनको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनके तालिबान से भी संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये बढ़िया सब तरह से पिसेगा ये देश, और एक छोटा सा शहर में सिमट के रहने वाला ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, अधर्म जिसको हम कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ अगर शब्द जो नई पीढ़ी नहीं समझ पाए, उसको मैं बता दूं, लकड़ी के जो बर्तन हैं, लकड़ी की अगर आप हंडई बनाते हैं और उसमें चावल आप पकाते हैं तो एक बार बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा, 3 बार बन जाएगा, लेकिन कितना भी मजबूत लकड़ी क्यों ना हो, लेकिन काठ की हांडी यानी लकड़ी की हांडी आप बार बार आग के साथ उसका मेल नहीं करा सकते हैं। और पाकिस्तान इसीलिए ख़त्म होगा क्योंकि उसकी बुनियाद, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि झूठ पर रखी गई थी। देखिए, रिलीजन पर आपने अपनी बुनियाद रखने की कोशिश की, और आपके जो कायदे आज़म जिन्ना थे वो कितने रिलीजियस थे, माफ़ कीजिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो कोई मतलब नहीं है पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का, लेकिन वो किस तरह के व्यक्ति थे, नमाज तक नहीं पढ़ते थे वो। चलिए, भारतीय सेना का एक नया वीडियो जारी हुआ है जिसके बारे में शिवालिका हमें बताएंगे। और एक चीज मैं आपसे कह दूं कि इस समय सिर्फ भारतीय सेना के वीडियो को देखें, उस पर भरोसा करें, बाकी ये प्रोपेगेंडा वीडियो जो है ना पाकिस्तान करता है, भूल जाइए इसको। यही सच है जो हमारी पवित्र आर्मी दिखा रही है आपको। जी, ये जो गन यूज कर रहे हैं ये 84 mm कार्ल गुस्ताव गन है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेपन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इससे आप टैंक को भी ध्वस्त कर सकते हैं और इससे आप बंकर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जी, यही तो, जो दिखी सर अभी, ये जो गन है, ये कार्ल गुस्ताव 84 mm स्वीडन की बनाई हुई गन है ये, एंड इट इज माय फेवरेट वेपन सिस्टम एंड इट इज मैन पोर्टेबल। आप एक ही जवान इसको कैरी कर सकता है और एक ही जवान इसको फायर कर सकता है, और ये माउंटेन में इसको आप बहुत अच्छी तरीके से इजीली इसको यूज कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो भी माउंटेन में जो वॉरफेयर होगा, दिस विल बी वन ऑफ द मेन वेपन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेंट्री का ये ब्रह्मोस है, इन्फेंट्री का ये ब्रह्मोस है, राइटली सेड सर। इन्फेंट्री का ये ब्रह्मोस वेपन सिस्टम है, और इस वेपन को सेलेक्ट करने के लिए इसका सारा क्रेडिट मैं पॉलिटिशियंस को देता हूं जो कि सिविल बैकग्राउंड के हैं, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा वेपन सिस्टम को सेलेक्ट किया है। ये इन्फेंट्री के लिए, माउंटेन वॉरफेयर के लिए गेम चेंजर है निश्चित तौर पर। और जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, गौरवान्वित करने वाली हैं। और एक बार फिर बंसल न्यूज़ की ओर से तमाम दर्शकों को ये अपील भी करते हैं, हम ये याद दिलाते हैं कि सोशल मीडिया
एक सबसे बड़ा हथियार है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से भी। तो झूठा प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, झूठी तस्वीरें, बमबारी की, ये सब दिखाई जा रही है, लेकिन आपको विश्वास करना है सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की ओर से जारी की जा रही जानकारी पर, उनके वीडियोस और तस्वीरों पर। आप फॉलो कीजिए डिफेंस का डिपार्टमेंट। जी, और मैं बिल्कुल इस समय मुग्ध हूं जो संजय सर ने जिस तरह से डिफाइन किया कार्ल गुस्ताव को, और स्वीडिश गन है ये जो आप देख रहे हैं, 84 mm स्वीडिश गन। हाँ, स्वीडिश गन है, और इन्होंने इसको कितना प्यारा नाम दिया कि मिनी ब्रह्मोस है ये जी, मिनी ब्रह्मोस है। और जो हिली एरियाज है, आमतौर पर हम उन्हीं जगह जंग करते हैं। पाकिस्तान मतलब हम तो जंग नहीं कर रहे हैं, वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, हम तो सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं बहुत ताकत से। श्रीवास्तव सर, एक क्विक कमेंट आपका चाहूंगा। देखिए, भारतीय सेना के चेहरे की मैंने खुशी देखी, 2 युवा जवानों को मैंने देखा जो गुस्ताव 84 mm गन को डील कर रहे थे और जवाब दे रहे थे पाकिस्तान का। एक और अभी पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण हरकत की है कि LOC पर उसने भारी जमावड़ा किया है अपनी आर्मी का, और घुसपैठ की कोशिशें भी वो कर रहा है। इस स्ट्रैटेजी को आप पाकिस्तान की कैसे देखते हैं? देखिए, अब उसके पास कुछ चारा नहीं रह गया है। वो किसी तरह से इकट्ठा करता रहेगा लोगों को, कोशिश करेगा कि भाई जो भी कुछ है अब तो अपने को जो है रिस्पॉन्स तो करना ही है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है असल में। इसके पहले जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि इससे आप सोचिए कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कितने समय पहले ये सोच लिया था कि इस टाइप की गन की हमको जरूरत है, इस टाइप की गन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और देखिए वो सामने वीडियो कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और हमारे जवानों का हौसला कितना बुलंद है जी, कितना बुलंद है, और गन का सही यूज आज हो रहा है। यदि उस समय किसी ने इसमें वो कर दिया होता कि नहीं ये गन की क्या जरूरत है, लेकिन देखिए पूरा का पूरा देश, पूरी मशीनरी हमारी साथ में है, और इस टाइप की गन ऐसे ही एयरफोर्स में भी बहुत सारी चीजें खरीदी गई थी, और सोचा गया था कि कभी यदि वॉर हुआ, यदि कभी एयरफोर्स ऑपरेशन में गई तो हो सकता है हमको इस टाइप की सिचुएशन का सामना करना पड़े। तो इसलिए आज से ही हम ये सब प्रोक्योरमेंट शुरू कर देते हैं, और वो बहुत सारी चीजें आना शुरू हो चुकी थी आज से काफी साल पहले, और अब तक तो बहुत सारी चीजें आ भी चुकी होंगी। और अभी ये युद्ध में जो है दिख रहा है कि हमने किस तरह से उनको सही यूटिलाइज किया है, कि हमने LOC क्रॉस नहीं करी। हमारे जहाजों ने जब शुरुआत में हमने ऑपरेशन शुरू किया था तो हमने LOC हमने क्रॉस ही नहीं करी। हमने LOC के पहले ही जो है वो एम्यूनिशंस को हमने फायर कर दिया, और वो अपना टारगेट खुद ही ढूंढ के मैच करके कोऑर्डिनेट लेके खुद ही उस पर जाके उन्होंने उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कितनी बड़ी खूबी है, और कितना अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंसेंट्रिक वॉर जो है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल। आपने एक कोई कमेंट संजय सर आप देखिए, अभी ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया है कि LOC पे पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को वहाँ पे जमा कर लिया है, जिसको असेंबली लाइन बोलते हैं। तो ये अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हमको जो असेंबली लाइन पे जहाँ पे कि LOC में पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं वो अभी कुछ लॉन्च करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं, तो उस इलाके में हमको स्मर्च जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है रशिया का 106 mm, एक साथ 40 जो है प्रोजेक्टाइल्स निकलते हैं, और इसका रेंज 60 किलोमीटर है। तो इससे इस एरिया को हमको पूरा ध्वस्त कर देना चाहिए। और अगर हमको और इसके आगे बढ़ना है तो एयरफोर्स के पास है FAE, फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव, विच इज कन्वेंशनल एटम बॉम्ब, इसको ड्रॉप कर देना चाहिए अभी LOC के ऊपर। और हम जैसे मैंने बोला था कि हमको ऑफेंसिव डिफेंसिव बैटल करना है, हमको पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना है, पाकिस्तान को अटैक करने देना है। और अभी वो लोग असेंबली लाइन में आ गए हैं, तो उनकी जो असेंबली लाइन में ये जो ट्रूप्स का जमावड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमको स्मर्च फायर करना चाहिए। और जो एयरफोर्स के पास फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स हैं वो इसके ऊपर डाल देना चाहिए, विच इज़ लाइक अ कन्वेंशनल एटम बॉम्ब। तो अब हमको पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। हमारे पास बहुत सारा मॉडर्न वेपन सिस्टम्स हैं, वेपन्स हैं, हमारे पास एम्यूनिशन है, हमको उसका फ़ायदा लेना चाहिए। और जनरल साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जैसे मैंने बताया वो यूनी डायरेक्शनल वन डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, और हमारे जो लीडर्स हैं सरकार में वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। उन्होंने देखिए कार्ल गुस्ताव जैसा गन सेलेक्ट किया इन्फेंट्री के लिए, और उन्होंने FAE जो है एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट किया है, विच इज़
कन्वेंशनल एटम बॉम्ब, और अगर वो गिर जाएगा तो पूरी असेंबली जो है, जो पूरे जो पाकिस्तान की जो फोर्स है वो सब गायब हो जाएगी वहां से, दे विल बी लिक्विडेटेड। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल वेपन सिस्टम बिल्कुल है। सर, एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि देखिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों के बीच के डिफरेंसेस या इनकी रणनीति है, ये इस पर मैं ज़रूर पीके सर से एक कमेंट लेना चाहूँगा। पहले ये खबर आई थी कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक हो रही है, और नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान की वो इकाई है जो परमाणु बम से जुड़े मसलों को डील करती है। पाकिस्तानी सेना के सोर्सेज ने ये कहा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई गई है, और अब ख्वाजा आसिफ विदेश मंत्री इसका खंडन कर रहे हैं, हमने जी कोई बैठक नहीं बुलाई है। और इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन? यानी आप या तो कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ जा रहे हो या दुनिया को बताना चाह रहे हो कि हम अब एटम बम जैसे ऑप्शंस पर विचार करें। चौथा जी क्या देखते हैं आप इसको, कैसे कैसे देखें इसे, ये कॉन्ट्रडिक्शन है या स्ट्रैटेजी है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ यही है कि जैसे बाहर के लोग भी हमारे लोगों को बोलते हैं कि आप बातचीत करिए। अरे किससे बातचीत करें? पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, या आर्मी से बात करें, या आईएसआई वालों से बात करें? किससे बात की जाए? किससे पाकिस्तान बात के करें जी? तो उनके विदेश मंत्री कुछ कहते हैं, उनके रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, आर्मी के कमांडर्स अपनी पीपड़ी बजाते रहते हैं। मैं तो अभी जिस स्टेज पे ये लोग आ चुके हैं, कह रहे हैं एलओसी के पास उन्होंने जमावड़ा बढ़ा दिया है, मैं तो उनसे अपील करूंगा कि भाई अब छोड़ दो, क्योंकि आपको 71 वॉर की याद होगा कि आप आगे बढ़ते चले गए और आपने सोचा कुछ, हुआ कुछ। भारतीय फौजों ने फाइनली आपको जो है बोला और आपने सरेंडर कर दिया, तो आप भी सेफ रहे, आराम से अपने घर पहुंच गए। आप भी फौजी हो, आप इस बात को समझो कि कोई फायदा नहीं है इस वॉर को और आगे बढ़ाने का। आप अपने आराम से जो है अपने आकाओं पर प्रेशर डालिए और बोलिए खत्म करिए, सरेंडर करिए। भारत जो है बहुत विशाल देश है, बहुत विशाल हृदय है हम सबका, हम आपको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करेंगे और आपको आराम से आपके घर भेज दिया जाएगा एज ए POW। जी तो आप खत्म करिए इसको। बिल्कुल ठीक बात है, और ये करना बहुत ज़रूरी भी है। इस पर हम और भी आगे बात करेंगे कि आखिर बिटवीन द लाइंस है क्या, कि आप कहते हैं कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई जाए, ये सेना कहती है, और अब ख्वाजा आसिफ वहाँ के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने NSA की कोई बैठक नहीं बुलाई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, और जैसे मैंने बोला इट्स अ न्यूक्लियर ब्लफ, वो ब्लफ कर रहा है। और राजीव गांधी को जियाउल हक ने ब्लफ कर दिया था 86 में, वो ब्रास्टेक्स ऑपरेशन हुआ था जिसमें पाकिस्तान को अटैक करना था, तो जियाउल हक ने राजीव गांधी को बोला कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम आपके ऊपर डाल देंगे। उन्होंने बात मान ली, इट वाज न्यूक्लियर ब्लफ। और ये जो मीटिंग जो इन्होंने कैंसिल करी है, वो इसलिए कैंसिल करी है कि वो न्यूक्लियर मीटिंग तब करेंगे जब उनके पास बॉम्ब है, उनके पास बॉम्ब ही नहीं है, इट्स अ न्यूक्लियर ब्लफ। तो डरने की कोई बात नहीं है। और हमको जो है ये जो LOC पे इनका जो जमावड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमको स्मर्च का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का अटैक कर देना चाहिए, और एयरफोर्स का FAE इनके ऊपर डाल देना चाहिए, वो सब लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, काम खत्म। निश्चित तौर पर नेशनल कमांड की ओर से जिस तरह से बातें आ रही थी कि बैठक तो बुलाई गई है, और अब इधर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई बैठक नहीं बुलाई, तो आप देखिए कि किस तरह से एक एक करके जो झूठ है पाकिस्तान के, वो कैसे उस पर से पर्दा उठता जा रहा है। एक एक झूठ पर से पर्दा उठ रहा है। NCA परमाणु हथियारों की रणनीति तैयार करती है, और इसकी बैठक बुलाए जाने की झूठी बात फैलाई गई पहले तो, और उनको लगा कि शायद भारत डर जाएगा, भाई अब पाकिस्तान तो मीटिंग कर रहा है। लेकिन देखिए भारत डरने वालों में से नहीं है, और एक बार पाकिस्तान का झूठ फिर से बेनकाब हुआ है। देखिए सिरसा में हवाई अड्डे पर हमला हुआ, चंडीगढ़ के हथियार डिपो पर हमला हुआ, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस पर अटैक हुआ, सूरतगढ़ के हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ। तो ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े झूठे वादे थे, जो झूठे वादे थे अपनी आवाम को खुश करने के लिए जो किए जा रहे थे, वो किस तरह से बेनकाब हो रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की अंतरकला जो है, राष्ट्रपति कुछ और कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, उधर सेना प्रमुख कुछ और कहते हैं, तो सब तरह से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। नगरोटा के ब्रह्मोस बेस पर अटैक होने की बात कही, वो झूठी निकली। सूरतगढ़ के हवाई अड्डे पर अटैक की बात कही, वो झूठ निकली। तो एक एक करके जो झूठ है वो सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि और कितने झूठ से पर्दा उठता है। तो देखिए वार मोड ऑन है,
और लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।